Hello, Namaskar. Welcome to the class, and today the topic of discussion is recursion. तो आज हम पढ़ने वाले हैं recursion and it's most confusing topic among students. Students का ये रहता है यार recursion समझ में नहीं आ रहा कैसे 15 मिनट से 12 मिनट के अंदर आज के बाद ये टॉपिक आपका सबसे सॉलिड टॉपिक होगा, ये गारंटी है मेरी। बस 15 मिनट लगे रहिए मेरे साथ और देखते हैं रिकर्जन को मस्त तरीके से। मैं फाड़ के बिल्कुल चीर के रिकर्जन दिखाने वाला हूं आपको एकदम अंदर से। लेट्स स्टार्ट विद रिकर्जन। रिकर्जन होता क्या है? वैसे एक बात बताओ, अगर आपने फंक्शन पढ़ा है तो आपने फंक्शन को कॉल किया था, मेन के अंदर से किसी फंक्शन को कॉल कर दिया आपने। मान लो कोई फंक्शन बनाया अपने नाम का, आपका नाम मान लो राहुल है, ठीक है। मेन के अंदर से आपने राहुल कॉल किया तो वो फंक्शन कॉल हो गया, दैट इज अ फंक्शन कॉल। बट व्हाट इज रिकर्जन? जब राहुल नाम का फंक्शन खुद अपने आप को कॉल करे और वो बोले राहुल 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 राहुल। अरे राहुल पागल तो है नहीं, राहुल इज नॉट मैड। राहुल अपने आप को कितनी बार बुलाएगा? एक अंत की सीमा तो होनी चाहिए ना। देयर शुड बी अ कंडीशन ऑफ टर्मिनेशन। भाई जैसे हम लोग एक फॉर का प्रोग्राम बनाते हैं, एक टेबल का प्रोग्राम बनाते हैं, फॉर लूप लगाते हैं, तो वो लूप भी तो कभी ना कभी खत्म होता है ना। अगर वो लूप खत्म नहीं होता तो वो क्या हो जाता है? इनफाइनाइट लूप। इसी तरीके से कह रहा हूं कि फंक्शन जब अपने आप को कॉल करे तो राहुल अपने आप को कॉल कर रहा है और करता ही जा रहा है। अगर वो करता ही जा रहा है तो व्हाट वी विल से वो मैड है। लेकिन प्रोग्रामिंग के टर्म्स में क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट लूप में फंस गया। और मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूं, रिकर्जन जब इनफाइनाइट लूप में फंसता है तो सीपीयू क्रैश कर जाता है। क्लियर? तो वो नहीं होने देना है। तो आओ समझते हैं रिकर्जन क्या। तो व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, जब फंक्शन अपने आप को खुद बार बार कॉल करे, ठीक है, कब तक? अनलेस एंड अनटिल बेस कंडीशन इज अचीव्ड। कब तक? जब तक उसकी बेस कंडीशन नहीं मिल जाती। बेस कंडीशन मतलब टर्मिनेशन कंडीशन। वहां जाके फंक्शन टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है, वहां जाके उसका काम खत्म हो जाएगा। तब तक वो अपने आप को क्या करता रहेगा? कॉल करता रहेगा। और देखते हैं, तो व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, बार बार, अनलेस एंड अनटिल इट्स बेस कंडीशन, मैंने लिखा है यहां पे टर्मिनेशन कंडीशन इज रीच्ड। जब तक उसकी टर्मिनेशन कंडीशन रीच नहीं हो जाती तब तक वो अपने आप को कॉल करता है। चलो, अब रिकर्जन को जैसे मैंने बोला है चीर के फाड़ के दिखाना मुझे आपको, तो मैं आपको वैसे ही टीयर करके फंक्शन दिखाता हूं रिकर्जन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। एक प्रोग्राम जो बहुत कॉमन सा प्रोग्राम है, ठीक है। आपने फैक्टोरियल का प्रोग्राम पढ़ा है, उसी फैक्टोरियल के प्रोग्राम में फिबोनाची का पढ़ा है, और ये टावर ऑफ हनोई, ये बहुत सारे एग्जांपल है रिकर्जन के। तो चलो हम फैक्टोरियल के प्रोग्राम से समझते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्जन। हमें रिकर्जन की मदद से किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। आपने इटरेशन की मदद से तो निकाला है, आओ फैक्टोरियल निकालते हैं रिकर्जन की मदद से। लेट्स स्टार्ट। तो मैंने ये प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, और ये प्रोग्राम में ये क्या है? ये प्रोग्राम है, और ये मैंने ब्लू लाइन से क्या लिखा है? ये ब्लू लाइन से मैंने 3 बार बॉडी और बनाई जानबूझ के, ताकि आपको रिकर्जन बिल्कुल कंठस्थ हो जाए ना, इसलिए कि सो दैट इट बिकम इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। दैट इज व्हाट माय मेन इंटेंशन इज। तो हमने 3 बॉडी अलग से बनाई। चलो देखते पहले हो क्या है। एक मेन फंक्शन लिया, वॉइड मेन। अगर आप टर्बो में काम कर रहे हैं तो वॉइड मेन, अगर आप कोड ब्लॉक्स में काम कर रहे हैं तो सीधे मेन से स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज नॉट एन इश्यू। इसमें 2 वेरिएबल लिए, एक ए और एक फैक्ट। हमने फिर यूजर से बोला बता भाई एंटर द वैल्यू टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल, बताओ किसका फैक्टोरियल निकालना है। मान लो यूजर ने बोला 4 का फैक्टोरियल निकालना है, तो वो 4 कहां पे सेव हो गया? n में 4 सेव हो गया, n में नहीं a में, यहां पे a है, तो a में 4 सेव हो गया। अब उसके बाद क्या है? ये स्कैनफ के आगे सेमीकोलन और इसके आगे सेमीकोलन, नहीं तो अभी आप नाराज हो जाओगे। क्लियर? अब मैंने क्या किया? मैंने कहा फैक्ट इज इक्वल टू रेक ए। इसका मतलब मैं रेक नाम का फंक्शन कॉल कर रहा हूं, क्या देकर? ए पैरामीटर देकर। दिस इज एक्चुअल पैरामीटर। तो क्या होगा इस समय? होता क्या है आपको पता है, जब भी फंक्शन कॉल होता है वो आंख बंद करके कहां जंप करता है? अपनी बॉडी के पास, अपनी डेफिनेशन के पास। तो तुरंत वो यहां से जंप करेगा, ये उसकी बॉडी है, ये यहां अपनी बॉडी के पास जंप करेगा। ठीक है, तो यहां से कॉल हुआ, दिस इज कॉलिंग एंड दिस इज बॉडी और डेफिनेशन, ये अपनी बॉडी में जंप करेगा। और यहां पे क्या करेगा? इस a की वैल्यू को इस x में पास कर देगा। x की वैल्यू कितनी है? यहां पे a की वैल्यू कितनी है? 4, तो x की वैल्यू भी कितनी होगी? 4। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है। इतना भी नहीं आता तो ऑब्वियस आपकी प्रोग्रामिंग कमजोर है। मैं नहीं चाहता कि, मुझे नहीं लगता कि आप अगर रिकर्जन पढ़े तो इतना आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। अभी बच्चे क्या हुआ कि अब मैंने क्या किया, ये जो फंक्शन की बॉडी है ना उसको 3 बार और बना दिया ब्लू कलर से। समझाता हूं आपको क्यों। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने क्या किया? मैंने कहा int f, एक f नाम का वेरिएबल बनाया इस बॉडी के अंदर, लोकल वेरिएबल। मैंने चेक किया क्या x1 है? नहीं, x1 तो है नहीं, x क्योंकि 4 है। तो क्या करेगा? रिटर्न मान तो करे, कंडीशन ट्रू होती तो रिटर्न मान करेगा, एल्स में जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स, एल्स में जाएगा। क्या करेगा? f इज इक्वल टू x, x में क्या है? 4।
इनटू यहां पे देखो क्या हो रहा है, रेक x माइनस 1 कितना हो गया 3, और यहां पे फिर से सेमीकोलन लगा है, मतलब रेक फंक्शन के अंदर फिर से रेक कॉल हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहां पे रिकर्जन हो रहा है। आपको समझ में आया क्यों रिकर्जन है ये? क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है। अब फंक्शन के अंदर जब फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है तो मतलब फिर से वो अपनी बॉडी को कॉल करेगा। तो मैंने एक जानबूझ के बॉडी बना दी, तो मैंने यहां पे एक बॉडी जानबूझ के बना दी, वो जाएगा तुरंत फटाक से और यहां पे अपनी बॉडी के पास अब क्या कर देगा, 3 पास कर देगा। ठीक है, अब उसने 3 पास कर दिया, देखो समझो क्या होता है अंदर इंटरनल कैसे काम चलता है। तो अब उसने 3 पास कर दिया, फिर वो नीचे आएगा, चेक करेगा क्या x1 है ना, x अभी 1 नहीं है, एल्स पे जाएगा x इंटू, तो x अब 3 हो चुका है, 3 इंटू रेक 3 माइनस 1 कितना हो गया, रेक 2, और यहां क्या लगा है, सेमीकोलन, मतलब फिर से फंक्शन कॉल हो रहा है। फटाक से वो जाएगा, जंप करेगा अपनी बॉडी के पास। एक और नई बॉडी बना दी मैंने। अब यहां पे वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, बहुत बढ़िया, शानदार एकदम। अब आओ, अब समझो, फिर से चेक करा क्या x1 है, नहीं x1 नहीं है, एल्स पे जाएगा f इज इक्वल टू x इंटू x की वैल्यू कितनी है 2 इंटू रेक x माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1 कितना हो गया, रेक 1। सो दिस इज रेक 1। और फिर से फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल, फंक्शन इज अगेन कॉल्ड। ठीक है, अब फिर से जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो वो क्या होगा, फंक्शन अपनी बॉडी पे पास जाएगा और यहां पे वैल्यू क्या पास करेगा, 1। क्लियर हो रहा है, देख लो फंक्शन अभी आगे जा रहा है। फिर फंक्शन जब आगे गया अपनी बॉडी के पास, अब फिर चेक करेगा कि x1 है, हाँ अब x1 हो गया। तो अगर x1 है तो क्या करेगा, रिटर्न मान, किसको रिटर्न करेगा, इस बॉडी को। किसने कॉल किया, इसने कॉल किया। तो ये जो 1 रिटर्न होगा ना, वो किसको रिटर्न होगा, इसको, इस वाली चीज को 1 रिटर्न होगा। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई, 1। क्लियर, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2, f की वैल्यू कितनी होगी 2, और रिटर्न f, ये बॉडी को किसने कॉल किया था, इसने कॉल किया था, तो इसको रिटर्न f में 2 आ गया तो रिटर्न 2 करेगा। तो ये इसने उसको क्या रिटर्न किया, 2 रिटर्न किया। अब देखो इस पूरे का आंसर कितना आ गया, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, तो f की वैल्यू कितनी हो गई 6। अब नीचे क्या लिखा है, रिटर्न f, रिटर्न 6। इसको किसने कॉल किया था, इस बॉडी को कॉल किया था इसने। ठीक है, इस 3 ने, तो इसको ये क्या रिटर्न करेगा 6, इसने इसको 6 रिटर्न किया। तो अभी क्या है, 4 इंटू 6 कितना हो गया 24, तो f में कितना आ गया 24, और रिटर्न f, इस बॉडी को किसने कॉल किया था, इस बॉडी को इसने कॉल किया था, तो ये इसको क्या रिटर्न करेगा 24 रिटर्न करेगा। और फैक्ट की वैल्यू कितनी, कैच हो गई, फैक्ट ने कैच किया, किसको कैच किया, रेक नाम का फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर रहा था उसको फैक्ट ने कैच कर लिया, जैसे क्रिकेट में कैच करते हैं ना, कैच कर लिया। और जब फैक्ट में वैल्यू आई गई तो नीचे मैंने प्रिंट करा लिया। तो मैंने दिमाग लगाया, ये मेन यहां पे बंद किया, क्लियर, ये मेन यहां शुरू किया और यहां पे मेन बंद किया। मैंने लिखा फैक्टोरियल वैल्यू इज इक्वल टू, और फैक्ट को प्रिंट करा लिया। फैक्ट में कितना आ चुका था 24, तो 24 आंसर आ गया। क्लियर, तो बिल्कुल शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा कि फंक्शन हुआ क्या, कि पहले कैसे कैसे गया और फिर वापस आया। अच्छा, मैं what I'm going to do is this, I'm going to teach you complexity also. So this class is bombardment, not even recursion. I will tell you the complexity also. ठीक है, let's see. तो ओवरऑल हुआ क्या कि आपका आंसर तो 24 आ गया, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, क्या आपको एक स्टेप में आंसर मिल गया, नहीं, आपको एक स्टेप में आंसर नहीं मिला, हर बार आपको अधूरा आंसर मिला। देखो हुआ क्या, जब आपने 4 का फैक्टोरियल निकाला तो हुआ क्या, 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल हुआ, फिर क्या हुआ 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल हुआ, फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल हुआ, और 1 हमारा बेस कंडीशन था। देखो 1 हमारा बेस कंडीशन था, मैंने लिखा था अगर x1 है तब रिकर्जन मत करो, तब तुम 1, तो बेस कंडीशन मतलब टर्मिनेशन कंडीशन। तो मैंने यहां पे लिखा था अगर x1 है तो रिटर्न 1 कर दो, तो रिटर्न 1 कर दिया। ओके, तो हुआ हमारा इस तरीके से, और उसके बाद अभी भी फाइनल आंसर नहीं है। तो देखो हमने क्या किया, पहले हम आगे बढ़ते गए, और जब हमारा बेस कंडीशन आया, जहां हमारा टर्मिनेशन कंडीशन है, उसके बाद हम पलटे, और उसके बाद हमने फिर मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर शुरू किया। तो यहां से 1 रिटर्न हुआ, तो 1 इंटू 2 हो गया, फिर 2 इंटू 3 6 हो गया, फिर 6 इंटू 4 24 हो गया, और फिर फाइनल हम ऊपर जंप कर गए। तो इस तरीके से काम हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जब फंक्शन कॉल होता है तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन होता है, जिंदगी भर मत भूलना, जब भी फंक्शन कॉल होता है तो स्टैक मेंटेन होता है। क्या मेंटेन होता है मेरे बच्चे, स्टैक। आप ये सोच रहे होगे सर ये बॉडी आपको समझाने के लिए बनाई है, कभी कोई बॉडी एक्स्ट्रा नहीं बनती। तो वो क्या, उस वैल्यू के क्या जो सबसे पहले आई, तो सबसे पहले जो वैल्यू आई थी वो क्या आ रही थी, 4 आई थी।
क्लियर? सबसे पहले वैल्यू 4 आई थी तो 4 सेव हो गई। हालांकि और सारे इन्हें एक्टिवेशन रिकॉर्ड बोलते हैं, मैं और कुछ समझाऊंगा आपको, लेकिन अभी आप इतना समझो। सबसे पहले 4 सेव हुआ, हालांकि कुछ और सेव होता है, लेकिन पहले इस प्रोग्राम के टर्म्स में समझो। 4 सेव हुआ, फिर 3 सेव हो गया, फिर क्योंकि इंटरमीडिएट रिजल्ट 3 आया था, फिर उसके बाद 2 आया था, फिर उसके बाद 1 आया। 1 हमारा टर्मिनेशन कंडीशन था। पहले हमने पुश किया स्टैक में, आपने अगर स्टैक पढ़ा है तो आपको पता है स्टैक में सबसे पहले हमने पुश किया वैल्यूज को। कौन सी वैल्यूज को? इंटरमीडिएट वैल्यूज को। अब उसके बाद क्या करेंगे? पॉप करेंगे। तो हमने पॉप किया तो 1 इंटू 2 किया, तो 1 को निकाला और सबसे टॉप वाली वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया? 2। फिर सबसे टॉप वाली वैल्यू को निकाला और उसके नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट इज 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। और फिर से टॉप वाली वैल्यू को निकाला, दैट इज 6 इंटू 4 24। और जब स्टैक खाली हो गया तो फाइनल आंसर रिटर्न कर दिया कंपाइलर ने, किसको? कॉलिंग फंक्शन को, जो कॉल कर रहा था। तो कितना आंसर रिटर्न किया? 24। तो एक्चुअल में मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, ये होता है रिकर्जन में। क्लियर? तो ओवरऑल दिस इज अबाउट रिकर्जन, कैसे काम होता है, क्या डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन होता है और किस किस तरीके से चीजें काम करती है। अब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है फैक्टोरियल के प्रोग्राम की, क्लियर? रिकर्जन के थ्रू। लेट्स स्टार्ट। अब मैं समझाता हूं आपको कॉम्प्लेक्सिटी, क्लियर? तो अब आप देखिए शानदार तरीके से स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आज के बाद आपको कैसे याद होती है। देखो मेरे भाई, मैंने जैसा बताया आपको, ठीक है? सबसे पहले अगर मान लो मैंने 4 का फैक्टोरियल निकाला तो हुआ क्या? सबसे पहले क्या हुआ? अगर मैंने 4 का फैक्टोरियल निकाला है तो यहां पे एक फंक्शन कॉल हुआ rect4, ठीक है? तो ये rect4, सबसे पहले rect4 कॉल हुआ, ठीक है? फिर rect4 के बाद rect3 कॉल हुआ, मैं स्टैक बना रहा हूं, तो rect3 कॉल हुआ। फिर rect3 के बाद क्या कॉल हुआ? rect2 कॉल हुआ। फिर rect2 के बाद क्या कॉल हुआ? rect1 कॉल हुआ। और rect1 के बाद कुछ कॉल नहीं हुआ। तो हमने क्या देखा कि अगर हमारा वैल्यू 4 है तो 4 स्टैक का स्पेस यूज हो रहा है, और अगर हमारे n का फैक्टोरियल निकालना होता तो हमें n स्टैक का स्पेस चाहिए होता। गेटिंग और नॉट? भाई अगर 4 का फैक्टोरियल निकाला, 4 का फैक्टोरियल निकाला, देन व्हाट स्पेस वी रिक्वायर्ड इज व्हाट? 4। सपोज हम हमेशा n नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं, तो फॉर 4 फैक्टोरियल यू आर एक्चुअली एक्वायरिंग 4 स्पेस इन स्टैक। सो फॉर n वैल्यू, फॉर वैल्यू ऑफ n फैक्टोरियल यू विल टेक n स्पेस। नाउ suppose a space required, मान लो this space required in terms of byte, it could be anything, in terms of byte is suppose c. Suppose its space required is c. For 4 it is taking 4c. So for n it is what? It is taking nc space. No, c could be anything. It could be 1 byte, 2 byte, whatever you want. Okay. So for n number of for factorial of value n, it will take n into c space. So what we can write, c is a constant value, na? C is the constant value. So in terms of n, what we can write, the space complexity of this factorial is, this factorial using recursion is theta n. Using factorial is qn. It's theta. You might be knowing. You have already been taught by somebody that what is complexity, what is theta and all. मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सब पता है, ठीक है? So this is what space complexity. This is what space complexity. ठीक है? Now you are getting what is space complexity. It says space complexity. So if somebody in any interview or any competition, somebody asks you what is space complexity of a factorial of a number using recursion, it is theta n. What is n? N is number of elements. It could be 4, 5, 6, whatever it you want. Now the question is very important question. What is time complexity? Let me rub this because I am having very less space. Good evening, son. कोई बात नहीं. Let's start. चलो. तो अभी क्या करते हैं मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो. If I talk about time complexity, just listen it to me. अगर 4 नंबर थे हमारे पास तो पहले हमने चारों नंबर को पुश किया. जब स्टैक में वैल्यू डालते हैं दैट इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन. और जब हम बेस कंडीशन में पहुंचे तो फिर हमने सबको पॉप किया. तो अगर n एलिमेंट हो तो n बार पुश करेंगे और n बार पॉप करेंगे. तो टोटल टाइम, मान लो इस काम को करने में टोटल टाइम मेरा कांस्टेंट t टाइम लग रहा है. मान लिया कि पुश करने में और पॉप करने में मेरा टोटल टाइम, एक एलिमेंट को पुश करने में और पॉप करने में मेरा टाइम t लग रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले कितनी बार हमने पुश किया? n बार हमने पुश किया. और प्लस कितनी बार हमने पॉप किया? n बार ही हमने पॉप किया. n टाइम वी हैव पुश्ड एंड n टाइम वी हैव पॉप्ड. सो टोटल व्हाट वी डिड, n टाइम वी हैव पॉप्ड. सो टोटल व्हाट हैपेंड, दैट इज 2n टाइम वी हैव पुश्ड एंड पॉप्ड. एंड फॉर दिस टाइम टेकन इज 2 into n into t. For one operation it is t, for n operation it is n into t. So 2n into t.
2 is constant, t is constant, we take only changing term, so n, so now the time complexity is also theta n. This is time complexity. Clear? So this is time complexity. So if somebody asks you what is the space complexity of factorial of a number, then it is theta n. What is space complexity? Theta n. What is time complexity? Theta n. Clear? Now the last question जो आपके मन में उठ रहा होगा, अरे सर रिकर्जन इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? तो खत्म करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रिकर्जन का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने कोड को छोटा कर सकें. कई जगह ऐसा हो सकता है, जैसे मैं टावर ऑफ हनोई का प्रोग्राम और क्विक सॉर्ट का प्रोग्राम आपको कराऊंगा, तो आप देखिएगा कि वो काम जो रिकर्जन से 12-15 लाइन में हो जा रहा है, वो 200 लाइन में, 250 लाइन में जाके इटरेशन से होगा. तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी भले ही रिकर्जन की ज्यादा है और स्पेस ले रहा है. दिस इज ड्रॉबैक ऑफ स्पेस ना. स्टैक क्या स्पेस ले रहा है, स्टैक बना रहा है, वो स्पेस ले रहा है. तो दिस इज ड्रॉबैक ऑफ रिकर्जन. बट इवन देन सम टाइम इट इज गुड टू use recursion to make programming easy. So this is the answer of that. Clear? Thank you so much for watching. Thank you very much. Please like, subscribe and share this. This will really going to help you. Thank you so much. Dhanyawad. Thank you very much, sir. Thank you.